शादानी साहब मशहूर सियासतदान थे। उन दिनों अबूरी हुकूमत में वजीर ममलिकत भी थे। वो खासे नेक नाम आदमी थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस किस्म की हरकत भी कर सकते हैं। हैरत के शदीद झटके से संभलने के बाद मैंने कहा, मुझे तफसील से सब कुछ बताओ। एसपी बोला, मैंने ग्लोरिया को गिरफ्तार किया तो शादानी साहब ने मुझे ऑफिस में फोन किया कि जो अमेरिकन लड़की तुमने गिरफ्तार की है उसे मेरे हवाले कर दो, मैं उसी के एक हमवतन को भेज रहा हूँ। मैंने कहा कि ये तो खिलाफ कानून है। जवाब में उन्होंने मुझे गाली दी और फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद हमारे एक आला अफसर का फोन आ गया और उन्होंने कहा कि तुमने अभी गिरफ्तार शुदगान का पर्चा नहीं काटा होगा। अपनी रिपोर्ट में उस अमेरिकन लड़की का तस्करा गोल कर दो और मेरा इंतजार करो। मैं अभी आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। वो आधे घंटे की बजाय 1 घंटे में आए। उनके साथ प्रोफेसर टाइप का एक अमेरिकन भी था। उन्होंने कहा कि लड़की को इस अमेरिकन के हवाले कर दो। अमेरिकन ने हंसकर कहा कि मैं तुम्हारी हक तलफी भी नहीं करना चाहता, इसलिए मेरी तरफ से ये कबूल करो। ये कहकर उसने अपना ब्रीफ केस मेरे हवाले कर दिया। मैंने तंजिया लहजे में कहा, उस ब्रीफ केस में यकीनन डॉलर्स या पाउंड्स होंगे। एसपी बोला, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, उसमें अमेरिकन डॉलर्स भरे हुए थे। मैंने कहा, फिर नोटों की कशिश से तुम ऐसे मगलूब हुए कि ग्लोरिया को उस अमेरिकन के हवाले कर दिया। वो बोला, नोटों के अलावा मेरा एक आला अफसर भी तो मेरे सर पर खड़ा था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे उस आला अफसर को भी जानता हूँ। उसने तुमसे भी दुगने डॉलर्स लिए होंगे। उससे तो मैं बाद में निमट लूंगा। तुम ये बताओ कि फिर ग्लोरिया शादानी साहब के बंगले पर कैसे पहुंची? वो बोला, पुलिस की ड्यूटी उनके बंगले पर भी होती है। मैंने ये बात तो अपने तौर पर मालूम की थी कि ग्लोरिया वाकई वहां है या नहीं। मेरे एक मातहत ने इस बात की तस्दीक की कि न सिर्फ वो अमेरिकन लड़की वहां मौजूद है, बल्कि पीटर भी शादानी साहब के घर में है। मैंने कहा, और अगर तुम्हारी ये बात झूठ साबित हुई तो? वो बोला, तो तुम ये खंजर मेरे गले पर फेर देना। नाक कान से बेहतर है कि अब तुम मेरी गर्दन ही अलहदा कर दो। मैंने नज़ीर को मुखातिब किया, नज़ीर, इसे पहनने के लिए अपना कोई जोड़ा दो और फौरी तौर पर इसकी मरहम पट्टी कर दो। इसे खोल दो, मगर फौरी तौर पर हम इसे छोड़ेंगे नहीं। पहले मैं इसके बयान की तस्दीक करूंगा। ये कहकर मैं कमरे से निकल गया। थोड़ी देर के बाद नज़ीर भी दूसरे कमरे में आ गया। शाजिया ने बहुत मेहनत से खून का एक एक धब्बा साफ कर दिया था। मैंने बाथरूम में जाकर अच्छी तरह अपने हाथ धोए, मुंह पर पानी के छींटे मारे और बाहर निकल गया। मैंने नज़ीर से कहा, मैं शादानी साहब के बंगले पर जा रहा हूँ, तुम यहाँ रहकर एसपी पर नजर रखो। वो बोला, मगर आप वहाँ कैसे जाएंगे? मैंने कहा, मैं वहाँ एसपी के यूनिफॉर्म में जाऊंगा। वो बोला, नहीं कामरान साहब, ये रिस्क मत लें। वहाँ मौजूद पुलिस वाले अपने अफसर को अच्छी तरह पहचानते हैं, वो आपको कभी अंदर घुसने नहीं देंगे। मैंने कहा, अरे भाई, मैं कराची में कब हूँ? मैं तो सांगड़ का एसपी हूँ और एक खास मामले में शादानी साहब से मुलाकात करना चाहता हूँ। शाजिया ने कहा, फिर आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैंने कहा, मगर तुम किस हैसियत से मेरे साथ जाओगी? वो सर झुकाकर बोली, हैसियत का अंदाजा तो देखने वाले खुद ही लगा लेंगे। मैं जानता था कि वो मेरी अच्छी मददगार साबित हो सकती है। मैंने हामी भर ली। फिर मैंने एसपी का यूनिफॉर्म उठाया और बाथरूम में चला गया। अभी मैं कपड़े पहन ही रहा था कि मेन गेट पर जोरदार दस्तक हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत उजलत में हो। मैं जल्दी जल्दी बाथरूम से बाहर निकला। एसपी की यूनिफॉर्म मेरे जिस्म पर तंग थी। उसकी पैंट भी कुछ छोटी थी, मगर काम चल सकता था। मगर उस दस्तक की वजह से मेरा दिल अनजाने खदशात से धड़कने लगा। मुझसे पहले नज़ीर गेट पर पहुंच गया और बोला, कौन है? बाहर से घबराई हुई आवाज आई, मैं इरफान हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलते ही वो अंदर आ गया। वो भी शायद नज़ीर का कोई दोस्त था। उसने घबराए हुए अंदाज में कहा, अभी डिफेंस में एक एसपी का अगवा और उसके गार्ड्स कत्ल हुए हैं। नज़ीर ने फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा, तो फिर? वो बोला, खानू ने पुलिस को जाकर बता दिया है कि ये उस्ताद जीरे का काम है। वो कामरान के साथ मिल गया है और एसपी साहब अगर जिंदा हुए तो उस्ताद जीरे के घर में होंगे। पुलिस यहाँ पहुंचने ही वाली है। मैंने नज़ीर की तरफ देखा, फिर अपना ब्रीफकेस खोलकर यूजी की फोल्डिंग राइफल असेंबल करने लगा। मैं एसपी की वर्दी में खड़ा था और अपनी ही हालत मुझे मजे का खेज लग रही थी। मैं उस वक्त का तसव्वुर कर रहा था जब एक मामूली कांस्टेबल एसपी साहब को हथकड़ी लगाएगा। मैं गाड़ी से उतरकर फुर्ती से एक सुतून की आड़ में खड़ा हो गया। उजी को लोड करते ही मैंने जीरे को गेट खोलने का इशारा किया। मुझे उस मोहलक राइफल पर बहुत भरोसा था। दूसरी राइफल्स के मुकाबले में उजी 100% काबिल एतमाद थी। दूर मार तो वो थी ही, मगर उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उससे जख्मी होने वाला किसी भी तौर बच नहीं सकता था। उसकी गोलियां इंतहाई मोहलक किस्म के पॉइजन में लिपटी होती थी। वो इतना सरीउल असर जहर था कि जख्मी होते ही इंसान के खून में जहर सरायत कर जाता। फिर ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में जख्मी का काम तमाम हो जाता। जीरे ने अचानक गेट खोल दिया, मगर वहां पुलिस मोबाइल की बजाय एक कार खड़ी थी। दस्तक देने वाले भी अपने हुलियों से शरीफ नहीं लग रहे थे।
मैंने इससे कबल उनमें से किसी को भी नहीं देखा था, मगर मेरा अंदाजा था कि वो सब जीरे के आदमी हैं। जीरे ने गेट खोला तो वो लोग जल्दी से अंदर आ गए, बल्कि अपनी गाड़ी भी अंदर ले आए। उस बंगले का पोर्च इतना बड़ा था कि उसमें अभी मजीद 2 गाड़ियां आ सकती थीं। उन लोगों को देखकर मेरा जहनी तनाव खत्म हो गया। जीरे ने सख्त लहजे में पूछा, क्या बात है? ऐसी क्या आफत आ गई कि तुम लोग गेट तोड़ रहे हो? उनमें से एक बोला, बात ही ऐसी है उस्ताद, हमें इत्तला मिली है कि पुलिस यहाँ रेड करने वाली है। वो लोग तो शायद अब तक यहाँ पहुंच भी गए होते, मगर मैंने शेरे और उसके आदमियों को रास्ते में बिठा दिया था ताकि वो पुलिस की मोबाइलों का रास्ता रोक सकें। उन लोगों ने अब तक पुलिस मोबाइलों को नाकारा कर दिया होगा। मुमकिन है पुलिस के कुछ आदमी मारे भी गए हों। उसने यूं इत्मीनान से जवाब दिया जैसे वो इंसानों की बजाय जानवरों की मौत के बारे में बता रहा था। मैंने सर्द लहजे में कहा, क्या पुलिस मोबाइल्स को रोकने के लिए पुलिस वालों की हलाकत जरूरी थी? उसने बेनियाजी से जवाब दिया, जाहिर है नाकामी के 0.1% भी इम्कान से बचने के लिए शेरे ने उस रास्ते में जगह जगह बारूद बिछा दिए। पुलिस की कोई मोबाइल वहां से गुजरेगी तो उसके परख चौड़ जाएंगे, उसके साथ ही उसमें सवार पुलिस वाले भी जहन्नम रसीद हो जाएंगे। मैंने आगे बढ़कर अचानक उसका गिरबान पकड़ लिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने उसे झटका देकर कहा, उन लोगों को दूसरे तरीके से भी तो रोका जा सकता था। फिर क्या जरूरी है कि वहां से सिर्फ पुलिस की मोबाइल्स ही गुजरेंगी? कोई बेगुनाह शहरी भी तो अपनी गाड़ी में उस रास्ते से गुजर सकता था। उसने झटका देकर अपना गिरबान छुड़ाने की कोशिश की। बोला, इन कामों में ये सब कुछ तो होता है। वैसे उस रास्ते पर ट्रैफिक बराए नाम होता है, इसलिए इस बात का इम्कान कम ही है कि कोई बेगुनाह लपेट में आएगा। मैंने सर्द लहजे में कहा, मगर उन पुलिस वालों का भी क्या कसूर है जो इस कार्रवाई में मारे जाएंगे? यही ना कि वो अपने अफसरान के हुक्म पर एक मफरूर मुल्जिम की तलाश में आ रहे हैं। जीरे ने मौजू बदलने के लिए कहा, कामरान साहब छोड़िए इस बात को और यहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैंने उसकी बात काट दी। कहा, हमारे पास नहीं, सिर्फ मेरे पास। तुम यहीं रहो। अगर पुलिस यहाँ पहुंची तो बंगले को गैराबाद देखकर शुबे में पड़ जाएगी और उसकी जद में तुम भी आओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम भी पुलिस की नजरों में मशकूक हो जाओ। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। तुम इस मोहलत से फायदा उठाकर यहाँ मेरी मौजूदगी के तमाम निशानात मिटा दो, फिर तुम इत्मीनान से कह सकते हो कि आप लोगों को गलत फहमी हुई है। मैं किसी कामरान को नहीं जानता, आप चाहें तो मेरे बंगले की तलाशी ले सकते हैं। शाजिया ने अचानक कहा, मगर कामरान साहब, और कोई आपके साथ जाए या ना जाए, मगर मैं जरूर जाऊंगी। मैंने झुंझला कर कहा, हिमाकत की बातें मत करो, मैं तो अभी खुद बेयारो मददगार हूँ, ऐसे में तुम्हें कहाँ साथ लिए फिरूंगा। फिर मैंने जरा तवक्कुफ के बाद कहा, हाँ अभी तो मुझे उस एसपी का बंदोबस्त भी करना है जिसकी वर्दी मैं पहने खड़ा हूँ। जीरा बोला, आप उसकी फिक्र न करें, उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। हाँ, अगर उससे मजीद मालूमात की जरूरत हो तो और बात है। मैंने कहा, नहीं, उससे जो कुछ पूछना था पूछ लिया है, अब वो मेरे लिए बेकार है। जीरे ने कहा, तो उसकी फिक्र छोड़ दें, मैं उसका ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि आइंदा लोग मुखबरी करने के नाम से खौफ खाएंगे। शाजिया बच्चों की तरह मचलते हुए बोली, मगर अभी ये तय नहीं हुआ कामरान साहब, मुझे ले जा रहे हैं या नहीं। वो शख्स जो पुलिस के छापे की इत्तला लेकर आया था बोला, तुम कामरान साहब के साथ क्यों जाना चाहती हो? शाजिया ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा, फिर तड़क कर बोली, ए मिस्टर, अपने काम से काम रखो, तुम होते कौन हो मुझसे जवाब तलब करने वाले? उसने खिसियाना होकर कहा, सॉरी मिस शाजिया, मैंने तो सिर्फ इस ख्याल से। शाजिया ने सर्द लहजे में कहा, प्लीज, ये मेरा मसला है और मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगी कि वो इसमें इंटरफेयर करे, अंडरस्टैंड? शाजिया का लहजा भी सख्त हो गया। वो शख्स बिफर गया। बोला, उस्ताद, तुम्हारी बहन मेरी तौहीन कर रही है। जीरे ने उसे सरजनिश की। बोला, शाजिया, अपना रवैया दुरुस्त करो। शाजिया ने जवाब में कुछ कहने को मुंह खोला, फिर मेरे इशारे पर खामोश हो गई। मैं चंद लम्हे तक खामोशी से सोचता रहा, फिर बोला, ओके शाजिया, मैं चलता हूँ। हाँ, तुम जरा मेरे राइफल के मैगजीन का डिब्बा ले आओ, न जाने तुमने कहाँ रख दिया है, मुझे मिला ही नहीं। उस वक्त तो अफरा तफरी में मुझे उसका ख्याल ही नहीं आया था। शाजिया अंदर की तरफ चली गई। कुछ तवक्कुफ के बाद मैं भी ये कहकर अंदर चला गया कि शायद वो डिब्बा मैंने ही अलमारी के ऊपर रख दिया। मैंने तो बहाने से शाजिया को अंदर भेजा था। मैं तन्हाई में उससे बात करना चाहता था, वरना मैगजीन और राइफल तो सबसे पहले मैंने गाड़ी में मुंतकिल की थी। शाजिया वाकई मैगजीन का डिब्बा तलाश कर रही थी। मेरी आहट पर उसने नजरें उठाकर मुझे देखा, फिर मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखने लगी। मैंने हंसकर कहा, वो कोई सुई नहीं है बल्कि खासा बड़ा कार्टन है। तुम तो यूं तलाश कर रही हो जैसे डिब्बा ना हुआ कोई सुई हो। वो बोली, मुझे अच्छी तरह याद है कामरान कि वो डिब्बा यहीं दीवार के साथ तुम्हारे मैट्रेस के सरहाने रखा था। तुम एक दफा गाड़ी में तो चेक करो। मैंने संजीदा होकर कहा, वो तो खैर मिल ही जाएगा, मगर तुम मुझे जरा उन जाते शरीफ के बारे में बताओ जो तुमसे अभी उलझ रहे थे। शाजिया ने हिक्कारत से कहा, वो लफंगा, उन मौसूफ का नाम सरफराज है, मगर खुद को ग्रिंगो कहलाना पसंद करते हैं। अपने गैंडे जैसे जिस्म और ताकत पर बड़ा घमंड है उन्हें।
अक्सर अपनी ताकत का मुजाहरा भी करते रहते हैं। फिर वो नफरत से होंठ सुकेड़ कर बोली, और सबसे अहम बात यह है कि मौसूफ मुझसे मोहब्बत के दावेदार हैं और मौका बेमौका इसका इजहार भी करते रहते हैं। मैं सिर्फ भाईजान का लिहाज करती हूँ, वरना अब तक वो इस काबिल ही न रहते। खुद को यूसुफ सानी समझते हैं। मैंने हंसकर कहा, खैर मर्दाना वजाहत तो उसमें है, अब अगर तुम्हें नजर ना आए तो इसमें उस बेचारे का क्या कसूर। शाजिया ने बेजारी से कहा, होगी, वैसे एक बात तय है कि वो मरदूद मेरे ही हाथों मारा जाएगा। मैंने संजीदगी से कहा, अच्छा छोड़ो इस बहस को, मैंने तुम्हें भी साथ ले जाने का फैसला कर लिया है, मगर मैं ये भी नहीं चाहता कि इस मौके पर तुम ग्रिंगो की मुखालिफत मोल लो और जीरे की मुश्किलों में इजाफा करो। अभी मैं यहाँ से तन्हा जाऊंगा, तुम कल मुझे कैंट स्टेशन की इंक्वायरी के सामने मिलना, ठीक 5 बजे शाम मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। शाजिया भिन्ना कर बोली, अरे इस बखेड़े की क्या जरूरत है, क्या तुम उस गैंडे से डरते हो? मैंने कहा, मैं डरता नहीं हूँ, मगर उसकी मुखालफत भी मोल नहीं लेना चाहता। इस तरह जीरे का एक बाजू कम हो जाएगा। मुमकिन है उसके साथ कई अफराद और भी हों। हमें इस वक्त दुश्मनों और मुखालिफों की नहीं, बल्कि दोस्तों और बही खाहों की जरूरत है। वक्त आने पर उससे भी निमट लूंगा। हाँ, अगर वो ऐसी वैसी कोई बात करे तो बिला झिझक उसका दिमाग दुरुस्त कर देना। मेरा ख्याल है कि उससे तो तुम निमट सकती हो। फिर मैंने घड़ी देख कर कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, याद रखना शाम 5 बजे मैं कैंट स्टेशन के इंक्वायरी ऑफिस के सामने तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर मैं कमरे से बाहर आ गया। फिर जीरे से कहा, ये शाजिया कहाँ है? क्या अब तक मैगजीन का डिब्बा नहीं मिला? वो बोला, शायद उसने वो डिब्बा बेकार सामान में फेंक दिया होगा। मैंने बारी बारी जीरे और सरफराज से हाथ मिलाया, कहा, खैर छोड़ो, अब मैं चलता हूँ। फिर मैंने सरफराज से कहा, मिस्टर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने बर वक्त हमें खतरे से आगाह कर दिया। मुझे उम्मीद है कि हमारी दूसरी मुलाकात ज्यादा खुशगवार माहौल में होगी। ये कहकर मैंने स्टीयरिंग सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जीरे ने लपक कर मेन गेट खोल दिया। मैं वहां से निकला तो एक मर्तबा फिर मुझे तैमूर की शिद्दत से कमी महसूस हुई। वो कई बरस तक मेरे साथ रहा था। मौत की आंखों में आंखें डालकर भी वो पुरसुकून रहता था। न जाने इस मर्तबा कैसे वो दुश्मन की जद में आ गया। फिर जैसे मेरे अंदर से कोई बोला, इस जिंदगी का अंजाम आखिर में यही होता है कामरान, कल यही कुछ तुम्हारे साथ होगा। तुमने तो तैमूर की लाश शनाख्त कर ली है और उस पर 4 आंसू भी बहा लिए, मगर तुम्हारी तो लाश शनाख्त करने वाला भी कोई नहीं होगा। छोड़ो ये सब कुछ और जितना रुपया समेट सकते हो समेट कर पाकिस्तान से निकल जाओ। मैं बेख्याली में जोर से बोल उठा, नहीं। उस वक्त अगर कोई और मेरे साथ गाड़ी में होता तो यकीनन यही समझता कि मुसलसल जहनी दबाव की वजह से मेरे आसाब जवाब दे गए हैं और अब मेरा जहनी तवाजुन बिगड़ता जा रहा है। मैंने इस ख्याल पर खुद को शदीद मलामत की कि मैं बुज़दिलों की तरह इस मुल्क से फरार हो जाऊं, इस मिट्टी से नाता तोड़ लूं जहां मेरी मोहब्बत करने वाली माँ है, मेरा दरवेश सिफत नाना है और मेरा बाप है जो न मालूम तबई मौत मरा था, या मेरे फिरौन सिफत दादा ने उसे एक कम्मी की बेटी से शादी करने की सजा दी थी। नाना का ख्याल आया तो मेरे कानों में उनकी आवाज गूंजने लगी, कामी पुत्र, ये धरती हम सबकी माँ है। हम गरीब जरूर हैं मगर आज़ादी की दौलत से माला माल हैं। हमने आज़ादी की ये नेमत तोहफे में हासिल नहीं की है, बल्कि इसके लिए लाखों जानों की कुर्बानी दी है। तूने एक आज़ाद मुल्क में जन्म लिया है, तू आज़ादी की कदर को समझ ही नहीं सकता। मगर बेटे, इतना समझ ले कि वतन की ये सरजमीन तेरी माँ है। कोई तेरी माँ के सर से चादर खींच ले तो तुझे कैसा लगेगा? मैंने बहुत खुश होकर जवाब दिया था, मैं उन हाथों को तोड़ दूंगा नाना जी जो इस चादर की तरफ बढ़ेंगे। नाना जी मेरे इस जवाब पर निहाल हो गए थे। अब उस चादर को मैं दुश्मनों के रहमो करम पर छोड़कर इस मुल्क से ही फरार का ख्याल दिल में ला रहा था। मैंने सर को झटका और दिल ही दिल में अज़्म किया कि मैं इस मुल्क की खातिर मर जाऊंगा, मगर जीते जी इस पर आंच नहीं आने दूंगा। तैमूर भी तो आखिर इसी धरती पर कुर्बान हुआ है, फिर मैं अपनी जान नजर क्यों नहीं कर सकता? फिर मुझे ग्लोरिया का ख्याल आया। वो गैर मुल्की लड़की किस वजह से ये सब अजाब सह रही थी? सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। वो अगर इशारतन भी CIA वालों से कह देती कि मेरा कामरान से कोई ताल्लुक नहीं है और मैं दोबारा तुम लोगों के लिए काम करने को तैयार हूँ, तो वो शहजादियों की तरह जिंदगी गुजार सकती थी। मगर मेरी मोहब्बत में वो सब कुछ भुला बैठी थी और मैं इतना खुद गरज और कमीना था कि मुल्क से फरार होने पर गौर कर रहा था। मैं अपने ख्यालात में इतना गर्क था कि मुझे वो मर्सिडीज भी नजर ना आई जो बाईं तरफ की एक साइड स्ट्रीट से निकलकर अचानक मेरे सामने आ गई थी। गलती मर्सिडीज के ड्राइवर की भी थी। मेन रोड पर निकलने से पहले उसे रुककर इर्द गिर्द का जायजा लेना चाहिए था। वो बस आंधी तूफान की तरह सामने आ गया। मेरी गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा तो नहीं थी, मगर उसके बावजूद खासी थी। मैंने पूरी कुव्वत से ब्रेक पेडल दबा दिया। मेरा अंदाजा था कि इस दौरान में मर्सिडीज आगे निकल जाएगी और मैं तसादुम से बच जाऊंगा, मगर ऐन उसी लम्हे मर्सिडीज के ड्राइवर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी ब्रेक लगा दिए।
मेरी गाड़ी रुकते रुकते भी एक धमाके के साथ मर्सिडीज के पिछले हिस्से से टकरा गई। मैं भिन्ना कर नीचे उतरा। मर्सिडीज का ड्राइवर इस फिक्र में था कि गाड़ी को रिवर्स करके दोबारा मेन रोड पर ले आए और इसी हालत में फरार हो जाए। मैंने झपट कर उसका इग्निशन ऑफ किया और गाड़ी की चाबी निकाल ली। उस लम्हे मैं ये भी भूल गया था कि मैं तो खुद पुलिस से छुपता फिर रहा हूँ। बात अगर पुलिस तक पहुंच गई तो मर्सिडीज वाले की गलती होने के बावजूद पुलिस मुझे धर लेगी। चाबी गाड़ी से निकालते ही मुझे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ, मगर अब क्या हो सकता था। मैं अपनी कमजोरी मर्सिडीज वाले पर जाहिर नहीं करना चाहता था। मर्सिडीज की ड्राइविंग सीट पर अधेड़ उम्र का एक बावकार सा आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे मोहरे और अंदाज से लग रहा था कि वो हर मामले में अपना हुक्म मनवाने का आदी है, मगर उस वक्त वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। मैंने हैरत से उसे देखा। एक्सीडेंट इतना सीरियस नहीं था कि वो इतना घबरा जाता। मेरी गाड़ी की एक हेडलाइट टूट गई थी। मर्सिडीज के पिछले हिस्से में डेंट था। अव्वल तो इस लेवल के लोग ऐसे छोटे मोटे हादसात की परवाह नहीं करते और मौके पर नुकसान की रकम देकर मामला रफा दफा कर देते हैं, या अगर अपनी अफसरी और ताल्लुकात के जोम में हो तो थाने चलने पर इसरार करते हैं। इसलिए मुझे उस शख्स की बौखलाहट और इस्तराब की वजह समझ में नहीं आई। मर्सिडीज वाला जल्दी से बोला, मुझे अफसोस है कि मेरी गलती की वजह से आपका नुकसान हो गया। मैंने उसकी आवाज में वाज़े कपकपाहट महसूस की। वो बोला, मैं इस वक्त जल्दी में हूँ, आप मेरा कार्ड रख लें और जब मुनासिब समझे मेरे घर या ऑफिस आकर नुकसान की रकम ले लें। मैंने मुहज़्ज़ब लहजे में कहा, मेरा कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। वो बोला, दरअसल मैं बहुत जल्दी में हूँ, अगर मुझे मजीद देर हो गई तो। वो जुमला अधूरा छोड़कर पीछे मुड़कर देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से खौफजदा होकर भाग रहा है। मैंने उसके कांपते हुए हाथों और जिस्म को देखते हुए कहा, आप इस हालत में ड्राइविंग नहीं कर सकते। इस वक्त तो अल्लाह ने हम दोनों को बचा लिया, मगर बार बार ऐसा नहीं होगा। मेरा लहजा सर्द हो गया। मैंने कहा, अगर आप मुनासिब समझें तो अपनी गाड़ी महफूज जगह पार्क करके मेरी गाड़ी में आ जाएं, मैं आपको छोड़ दूंगा। वो जल्दी से बोला, नहीं बेटे, तुम्हारी पुरखलूस ऑफर का शुक्रिया, मैं अब काफी बेहतर हूँ, ड्राइविंग कर लूंगा। उसने खौफजदा अंदाज में एक मर्तबा फिर मुड़ कर देखा। मैंने इसरार किया, मेरी बात मान लीजिए। उस वक्त मेरे साथ तैमूर या ग्लोरिया में से कोई होता तो खींच कर मुझे गाड़ी में बिठा लेता कि खामखा मान न मान, मैं तेरा मेहमान बनने की क्या पड़ी है। मुझे खुद इस बात का एहसास था कि जब वो शख्स मुझे लिफ्ट नहीं दे रहा है तो मुझे इस मामले में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है, मगर उसकी घबराहट और खौफजदगी ने मुझे तजस्सुस में मुब्तला कर दिया था। उसकी नजरों के ताक़ुब में देखने पर मुझे कुछ भी दिखाई न दिया। सड़क उस वक्त बिल्कुल सुनसान थी। शराय फैसल पर तो गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी थी, मगर साइड स्ट्रीट न सिर्फ सुनसान थी बल्कि इलेक्ट्रिक पोल का बल्ब फ्यूज हो जाने से वहां तारीकी भी थी। मैंने एक मर्तबा फिर इसरार किया, कहा, आइए आप मेरी गाड़ी में आ जाइए, आप जहां कहेंगे मैं वहीं आपको ड्रॉप कर दूंगा। मर्सिडीज वाला बोला, मगर उन लोगों ने मेरी गाड़ी यहां देख ली तो वो कुछ कहते कहते रुक गया। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि एक अजनबी के सामने जबान नहीं खोलनी चाहिए। मैंने उसे इत्मीनान दिलाया, कहा, आप बिल्कुल परेशान मत हों, वो जो कोई भी हैं अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने हंसकर कहा, मुझ पर एतमाद कीजिए, मेरे जीते जी आप पर आंच नहीं आएगी। मैंने जैकेट की जिप खोलकर उसे बगली होल्स्टर में रखे हुए रिवॉल्वर की एक झलक दिखाई, फिर कहा, इत्मीनान रखें, मैं भी इसी की कमाई खाता हूं। मर्सिडीज वाला बोला, मगर बेटा, वो लोग इंतहाई सफाक और जालिम हैं, तुम अकेले उनका क्या बिगाड़ लोगे। वो आहिस्ता आहिस्ता खुलता जा रहा था। मैंने हंसकर कहा, आप इसकी फिक्र मत करें, ऐसा करता हूं मैं अपनी गाड़ी यहीं पार्क कर देता हूं, मेरी गाड़ी तो वो नहीं पहचान सकते ना, मैं आप ही की गाड़ी में यहां से चला जाऊंगा। मर्सिडीज वाले ने पहली दफा इत्मीनान की सांस ली। बोला, मगर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। वो अब किसी हद तक संभल गया था। मैंने हंसकर कहा, मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता, खास तौर पर आप जैसा बावकार शख्स जब इन हालात से दो चार हो तो उसकी मदद करना तो वैसे भी जरूरी हो जाता है। अब आप ज्यादा सोच विचार न करें, मुझ पर एतमाद करें, मैं आपका दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हूँ। मैंने रिवर्स करके गाड़ी एक मकान के बैरूनी अहाते के साथ लगाई और मर्सिडीज की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उससे पूछा, हाँ अब बताइए कहाँ जाएंगे आप। वो बौखला कर बोला, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी नजरों में कोई मखसूस ठिकाना नहीं है, बस जान बचाने के लिए जिधर मुंह उठा चल दिए। मैंने गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हुए कहा, तो फिर आप मेरे साथ चलें। मुझे अचानक उस फ्लैट का ख्याल आ गया जो चंद हफ्ते कबल मैंने और ग्लोरिया ने लिया था। मालिक मकान को डिपॉजिट के साथ 6 माह के किराए की अदायगी भी कर दी थी। उस वक्त तक मर्सिडीज गोरा कब्रिस्तान का सिग्नल उबूर करके उस जगह तक पहुंच चुकी थी जहां उस वक्त एफटीसी की अजीमुशान बिल्डिंग खड़ी थी। मर्सिडीज वाले ने पूछा, ये तुम कहां जा रहे हो। अब वो काफी हद तक अपनी हालत पर काबू पा चुका था और तहक्कुमाना लहजा भी लौट आया था। मैंने विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए कहा, मैं आपको अपने अपार्टमेंट पर ले जा रहा हूँ। फिर आहिस्ता से बोला,
मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, मगर मुनासिब समझें तो मुझे बता दें कि आप किस से खौफजदा होकर जा रहे थे। भागने का लफ्ज मैंने दानिस्ता तौर पर इस्तेमाल नहीं किया था, मुबादा वो उसे अपनी हद तक महसूस करें। वो बोला, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मगर पहले तुम किसी महफूज ठिकाने पर तो पहुंचो। फिर वो चौंक कर बोला, मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम्हारा ताल्लुक उन लोगों से नहीं है? मेरी खोपड़ी भी घूम गई। उस बुढ़े के दुश्मन जाने कौन लोग थे। मैंने उसकी खातिर अपनी जान दाव पर लगा दी थी और उसे अब तक यही शुबा था कि मैं उसके दुश्मनों का आदमी हूं। मैंने गाड़ी अचानक रोक दी और तपे हुए लहजे में कहा, फिलहाल तो मैं आपको किसी भी तरह यकीन नहीं दिला सकूंगा कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। इसका यही हल है कि मैं गाड़ी से यहीं उतर जाऊं। मैंने पलटकर पिछली नशिस्त से अपना जहाजी साइज ब्रीफकेस उठाने की कोशिश की। मर्सिडीज वाले ने खिफ़्फ़तज़दा अंदाज में कहा, तुम तो खामखा नाराज हो गए, मेरा ये मतलब नहीं था बेटे। दरअसल मैं जिन हालात से दो चार हूं उनमें रहकर कोई भी अपने साए से भी भड़क सकता है। फिर वो खुद कलामी के अंदाज में बोला, लेकिन तुम्हारा ताल्लुक अगर मेरे दुश्मनों से होता तो तुम अपनी गाड़ी छोड़कर यहां तक आने की जहमत न करते, बल्कि रिवॉल्वर निकाल कर मुझे वहीं ढेर कर देते और अपनी राह लेते। इसका मतलब है मैं तुम पर एतमाद कर सकता हूँ। मैंने हंसकर कहा, आप बिल्कुल मुझ पर एतमाद कर सकते हैं। मैं बुरा आदमी जरूर हूँ, मगर उतना बुरा नहीं हूँ कि तफरीहन लोगों को कत्ल करता फिरूं। फिर हम दोनों खामोशी से अपने अपने ख्यालात में गुम हो गए। कुछ देर बाद मैंने पूछा, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपका नाम पूछ लूं? वो बोला, मेरा नाम? क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? मैंने कहा, नहीं। उसने आहिस्ता से कहा, मैं सुल्तान हूँ, सुल्तान जमाली। स्टीयरिंग पर मेरा हाथ कांप कर रह गया। मैंने उसका नाम सुन रखा था। वो अरबपति सरमायादार था और उन लोगों में से था जिन्हें खुद भी अपनी दौलत का इल्म नहीं होता।